गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस, यानी पूर्ण जारी वर्तमान काल। टेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सब्जेक्ट हैज या हैव been, first form of the main verb ing, object, उसके बाद कुछ अदर वर्ड्स होंगे वो, फिर सिंस फॉर और प्लस टाइम। हैज हैव जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हैव। फर्स्ट पर्सन जो होंगे आई और बी, उनके साथ भी आएगा हैव। उसके बाद बीन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसके साथ ऐड करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो फिर अदर वर्ड्स इनके अलावा, और सिंस फॉर और अंत में लिखना है टाइम। इस पैटर्न में दो प्रेपोजिशन हैं, एक सिंस और दूसरी फॉर। इनमें से एक प्रेपोजिशन हमने यूज करनी है टाइम को देख के, जैसा टाइम लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग यूज होगी ये प्रेपोजिशन। सिंस तब यूज होगी जब समय निश्चित होगा। पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आएगा सिंस, और फॉर आएगा पीरियड ऑफ टाइम से पहले। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम है समय की अवधि। पीरियड ऑफ टाइम है समय की अवधि। जब निश्चित समय दिया होगा उस समय से पहले सिंस, और अगर समय की अवधि दी हुई है तो उससे पहले फॉर। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई पर्टिकुलर डे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ मंडे, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया, निश्चित टाइम मिल गया कि मंडे से ही, ना तो संडे से ना ट्यूसडे से, एक पॉइंट ऑफ टाइम है मंडे, उससे पहले हम लिखेंगे सिंस। लेकिन अगर अवधि दी हुई है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिखा हुआ 2 days, यानी 2 दिन। यहाँ जरूरी नहीं है अभी 2 दिन ही लिखा हो, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जो भी हो, और आगे लिखा है डेज, यानी समय की जब भी अवधि लिखी हो उससे पहले आएगा फॉर। और कोई पर्टिकुलर डे का नेम लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ मंडे, तो उससे पहले आएगा सिंस। ट्यूसडे, संडे कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार जैसे किसी मंथ का नेम लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ मार्च, तो ये एक मंथ का नेम है, इससे पहले आएगा सिंस। लेकिन अगर अवधि दी हुई है, जैसे लिखा हुआ है 3 months, तो ये 3 months क्या हो गए, अवधि होगी, तो इससे पहले आएगा फॉर। वैसे कोई सन दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 2007, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इससे पहले आएगा सिंस। लेकिन पीरियड दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ 4 years, ये क्या हो गए, अवधि होगी, 4 साल की अवधि, 3 महीने की अवधि, 2 दिनों की अवधि। ये सारे हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की अवधि है, इनसे पहले लगाना है फॉर। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, निश्चित समय दिया हो, कोई हमें पॉइंट मिल जाए, जैसे मंडे से, मार्च से, 2007 से, तो ऐसे शब्दों से पहले हमने लगाना है सिंस। फिर मॉर्निंग, इवनिंग,
ये भी निश्चित टाइम है, इनसे पहले भी आएगा सिंस, और ए लॉन्ग टाइम लिखा हो लंबे समय से, तो ये क्या है, अवधि है लंबे समय से, तो इससे पहले क्या आएगा, फॉर आएगा। तो इस प्रकार के शब्द जो कि निश्चित हों, जिससे हमें एक पॉइंट मिल जाए, समय निश्चित हो तब सिंस आएगा, और कोई पॉइंट न दे के उस दिन का, महीने का या साल का नाम न दे के अवधि लिखी हो, 2 days 3 months 4 years जैसे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ए लॉन्ग टाइम, तब उनसे पहले आएगा फॉर। और इनके बाद हमें क्या लिखना है, सिंस फॉर लगा के उसके बाद जो टाइम दिया होगा वो टाइम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे टाइम के और सीखा कि किस प्रकार से कौन सा टाइम दिया होगा तब हमने सिंस का यूज करना है, और कौन सा टाइम दिया होगा तब हमने फॉर का यूज करना है। अब सीखेंगे कि इस पैटर्न या टेंस का यूज कौन से सेंटेंसेस को बनाने के लिए करेंगे। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन which began at some time in the past। ऐसा कार्य जो कि पास्ट में यानी भूतकाल में किसी समय पर शुरू हुआ, is still continuing, अभी भी वो क्या है, जारी है, and is likely, और अभी भी उसकी क्या है, संभावना है, किस चीज़ की, is likely to continue in the future, कि वो भविष्य में भी जारी रहेगा। यानी ऐसे कार्यों के लिए जो कि पास्ट में शुरू हुए थे, वर्तमान समय में भी अभी जारी हैं, और आगे भी उनकी संभावना है कि वो भविष्य में जारी रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, शी हैज़ बीन studying, she has been studying in this school for 3 years। वह 3 सालों से इस विद्यालय में पढ़ रही है। यानी पास्ट में उसने शुरू किया था पढ़ना 3 साल पहले, वर्तमान में भी वो इसी विद्यालय में पढ़ रही है, और अभी उसने इस विद्यालय को छोड़ा नहीं है, आगे भविष्य में ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि वो इसी विद्यालय में पढ़ेगी। 3 नंबर पे हम सीखते हैं सेंटेंसेज की किस प्रकार से सेंटेंस ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस, वे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट है वे, तो इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, दे। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। उसके बाद सपोर्टिंग वर्ब बीन। उसके बाद लिखनी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कार्य क्या है, क्या कार्य कर रहे हैं वो,
खेलने का कार्य कर रहे हैं, प्ले। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है आईएनजी। दे हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं वो? ऑब्जेक्ट लिखना है हमने। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है ये ढूंढने के लिए ये दो वर्ड्स हैं हमारी हेल्प करेंगे। एक वर्ड है व्हाट, उसका मतलब होता है क्या, और होम का मतलब होता है किसको। व्हाट का जो आंसर होगा वो होगा कोई नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव चीज़ें जिनके अंदर जान नहीं है। और होम का मतलब होता है किसको, ये होगा लिविंग थिंग के लिए यूज, यानी संजीव चीज़ों के लिए यूज होगा। इसका आंसर जो होगा वो लिविंग थिंग्स होगा कोई ना कोई। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, वे 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे पहले व्हाट है से क्वेश्चन बनाएंगे। व्हाट वर्ब हमारी है खेल रहे हैं, व्हाट से प्रश्न बनाया यानी क्या खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं वो? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमें आंसर मिला क्रिकेट। तो इस प्रकार ये जो वर्ड है क्रिकेट, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। कई बार दोनों शब्दों का आंसर भी हमें मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक सेंटेंस लिखा, दे गेव मी ए गिफ्ट, उन्होंने मुझे एक उपहार दिया। इसमें अगर हम व्हाट से प्रश्न बनाएंगे कि क्या, वर्ब क्या है? गेव, यानी दिया। क्या दिया? ए गिफ्ट। तो ये क्या है? व्हाट का आंसर है। फिर दिया हुआ होम, किसको दिया? मी, यानी मुझे दिया। होम व्हाट से जो भी आंसर होगा वो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, जैसे गिफ्ट है। होम का आंसर अगर हमें मिलता है तो वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट 2 भी हो सकते हैं। जैसे गेव जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट मी भी है, उसी प्रकार से इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ए गिफ्ट भी है। व्हाट का आंसर जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और होम का आंसर क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमने सीखी कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेंटेंस में कितनी संख्या हो सकती है उनकी? 0 संख्या भी हो सकती है। ये भी सही है, क्योंकि वर्ब हो सकता है इंट्रांजिटिव हो, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे सेंटेंस इतना भी हो सकता था कि वे 2 घंटों से खेल रहे हैं, तो हमारा प्रश्न होता है क्या खेल रहे हैं? आंसर नहीं मिलता हमें। तो ऑब्जेक्ट की संख्या 0 भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट की संख्या 1 भी हो सकती है, और ऑब्जेक्ट की संख्या 2 भी हो सकती है, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल के अंदर देखा। 2 ऑब्जेक्ट होंगे तो व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम का आंसर होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होंगे वो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होंगे वो होंगी लिविंग थिंग्स। ये जाना हमने ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या है, और उसको सेंटेंस में हमने कैसे उसको फाइंड आउट करना है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद हमने अदर वर्ड्स, यानी ऑब्जेक्ट के अलावा अगर कोई है एडवर्ब वगैरह दी हुई है टाइम वगैरह से रिलेटेड, तो यहाँ लिखते वो नहीं है। फिर है सिंस ऑब्लिक फॉर। अब समय क्या दिया हुआ? 2 घंटों से। ये क्या है? 2 घंटों की अवधि है, और अवधि जब दी हो, पीरियड दिया हो, तब हम यूज करते हैं फॉर। उसके बाद टाइम लिखेंगे। टाइम कितने हैं? 2 घंटे, 2 आवर्स। टाइम क्या है? 2 घंटे, यानी 2 आवर्स। अब सेंटेंस को बनाएंगे। नेगेटिव सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद लगाना है नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा नॉट। बीन लिखेंगे, प्लेइंग,
बाकी जो सेंटेंस है उसको वैसा के वैसे लिख देंगे। क्रिकेट फॉर 2 hours। इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो होगी हमारी उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे? बीन। और बाकी सेंटेंस है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे और सेंटेंस के अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक का चिन्ह। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बीन से शुरू करते हुए बाकी जो सेंटेंस रह गया उसको सेम ही लिख देना है। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तो इस प्रकार से ये थे सेंटेंस कि किस प्रकार से हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उनको, और उनको किस प्रकार से नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है। चौथा पॉइंट होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। कि इंग्लिश में जो सेंटेंस दिए होंगे उनकी हम पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का सेंटेंस है और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम किस प्रकार भरेंगे। इस टेंस की पहचान जैसा कि पैटर्न में लिखा हुआ है, सिंस, फॉर और एक और वर्ड ऑल भी हो सकता है। ये शब्द तो होने ही चाहिए, इनमें से कोई एक शब्द होगा इन तीनों शब्दों में से, और उसके प्लस में क्या होना चाहिए? टाइम भी दिया हुआ होना चाहिए। अगर इनमें से कोई एक शब्द दिया हुआ है और उसके बाद टाइम दिया हुआ है तो हमने क्या करना है? हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट देखना है, सिंगुलर है तो हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। उसके बाद लिखना है बीन, फिर ब्रैकेट में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी उसके साथ में हमने जोड़ देना है आईएनजी। कोई भी इनमें से वर्ड दिया हो उसके बाद टाइम दिया हो तो हमने क्या करना है? हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में दी होगी उसके साथ जोड़ देंगे आईएनजी। तो इस प्रकार से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस टेंस में